हमने एटम को आयनाइज करना है, मतलब एटम को आयन में कन्वर्ट करना है। इस चीज़ को बोलते हैं आयनाइजेशन ऑफ एटम। एप्लीकेशन भी और इसकी एग्जांपल्स भी इम्पोर्टेंट है, ये इसको समझो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। इससे पहले हमने आइसोटोप्स देखे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। इसके लिए हमने पीछे ट्रिक्स भी देखी आइसोसैन के नाम से, आइसो फॉर आइसोटोप्स और सैन फॉर सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर मास नंबर डिफरेंट। इसके लिए एक और ट्रिक भी हमने की थी एसएम वाली, सेम मास नंबर वाली, आइसो सैम वाली, वो भी की थी, और सैन वाली भी की थी। जो आपको सही लगे उसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि जो आपको सूटेबल लगता हो कि ये मैं याद कर सकता हूँ तो वो आप याद करो। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर डिफरेंट। सेम एटॉमिक नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे होते हैं इनके, बट लेकिन जो मास नंबर है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट आ रहे हैं, इस वजह से ये आइसोटोप्स इनको हम कहते हैं। तो मास नंबर अब डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। अगर सेम एटॉमिक नंबर है तो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी केमिकल वो भी सेम होंगी। मास नंबर डिफरेंट है तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी क्योंकि ये एसोसिएटेड हैं आपस में। तो अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? हमने आइसोटोप्स की एग्जांपल भी देखी। हाइड्रोजन के 3 थे, हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। नीचे एटॉमिक नंबर लिखा होता है, ऊपर मास नंबर लिखा होता है। फिर हमने देखा सेकंड वाली जो एग्जांपल थी कार्बन की, कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स थे और ये आइसोटोप्स पेपर में आते हैं। इनका स्ट्रक्चर ड्रा करना होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। आइसोटोप्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन जो आज हम पढ़ रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आइसोटोप्स वाला टॉपिक ऑन द होल, एप्लीकेशन भी और इसकी एग्जाम्पल्स भी इम्पोर्टेंट है, ये इसको समझो। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे आइसोटोप्स जिसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहता, वो हर वक्त एनर्जी इमिट करते रहते हैं, इस वजह से उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। एंड आइसोटोप्स whose nuclei is unstable always emit energy in the form of radiation, this is called radioactivity। ये जो प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस निकालता रहता है रेडिएशन, हीट खारिज करता है, इसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ऐसे आइसोटोप्स को जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, जो हीट निकालता है, उसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। यूरेनियम का हमने देखा U-238-92, वो कैसे उसका न्यूक्लियस टूट जाता है थोरियम में, फिर थोरियम अगेन अनस्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, वो फिर नेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बिस्मिथ का पढ़ा हमने, उसका पढ़ा पीछे, प्रोटेक्टिनियम का पढ़ा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझो। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में फर्स्ट जो है ये मेडिकल इमेजिंग है। मेडिकल इमेजिंग क्या होता है? आपने CT स्कैन कहीं ना कहीं देखा होगा या कराया होगा, ECG होता है, ठीक है। इसमें अब क्या करते हैं? हम डायग्नोज करते हैं डिज़ीज़, तशख़ीस करते हैं उस डिज़ीज़ की, जो वैसे पता नहीं चल रहा होता हमें क्या बीमारी है, ब्लड टेस्ट से पता नहीं चल रहा, लेकिन स्कैन करते हैं, CT स्कैन हो गया, ECG हो गया, इससे हमें बीमारी का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ब्रेन में कोई ट्यूमर है, इससे भी पता चल जाता है CT स्कैन से। अच्छा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हम यूज़ करते हैं, इसमें एक फ्लूइड होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स फ्लूइड फॉर्म में इंजेक्ट कर ली जाती है बॉडी में और फिर कैमरे के थ्रू वॉच किया जाता है पूरी बॉडी के अंदर। यहाँ पे देखें, टेक्टीनियम यूज़ हो रहा है 99, टेक्टीनियम आइसोटोप्स 99, उसका फ्लूइड फॉर्म में उसको हम लेंगे, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे। अब लंग्स के लिए ये हो रहा है तो ये MCQs के तौर पे आ सकता है। लंग्स के लिए कौन सा आइसोटोप्स यूज़ होता है? टेक्टीनियम। कौन सा रेडियो एक्टिव यूज़ होगा? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स टेक्टीनियम 99 वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट, टेक्टीनियम 99, ये याद रखना है आपने लंग्स के डायग्नोज के लिए। अब हम क्या करेंगे? अगर लंग्स में कोई बीमारी है, कोई डिज़ीज़ है, वैसे पता नहीं चल रहा, तो इससे पता चलेगा। अब लंग्स के अंदर हम इंजेक्ट करेंगे फ्लूइड, टेक्टीनियम फ्लूइड फॉर्म में बॉडी के अंदर, लेकिन लंग्स वाली साइड पे। तो अब कैमरे के थ्रू चेक करेंगे जहाँ जहाँ ये फ्लूइड जाएगा, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का ये फर्स्ट यूज़ है, जिसमें हम एक फ्लूइड, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को फ्लूइड फॉर्म में बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और कैमरे के थ्रू फिर वॉच करते हैं। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगेन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। कार्बन डेटिंग, कार्बन का एक आइसोटोप यहाँ यूज़ होगा। हमने 3 आइसोटोप्स पढ़े थे,
12, 13, 14, यहाँ 14 वाले यूज़ होगा। किस लिए यूज़ होगा? अब कार्बन डेटिंग, व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग? टू चेक द एज ऑफ एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ORG, बट आपने कंप्लीट लिखना है। टू चेक एज ऑफ एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय यूजिंग आइसोटोप्स कार्बन 14, 6, इसको हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, चाहे वो वुड हो गया, कोई प्लांट हो गया, उसकी लकड़ी हो गई, या कोई बोन हो गई, हड्डी हो गई, उसको उसकी एज को मालूम करने के लिए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं से कोई हड्डी का टुकड़ा मिला है, आप देखना चाह रही हो ये कितना पुराना होगा, तो इसके लिए आप कार्बन डेटिंग वाला प्रोसेस यूज़ करोगे। और इसमें आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कार्बन 14 वाला यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस में। तो उससे हम बोन की एज चेक कर लेंगे। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि कितनी पुरानी है, या न्यू है या पुरानी है? कैसे पता चलेगा? वुड पीस कैसे पता चलेगा? असल में आपने ऑर्गेनिक चीज़ देखी होगी जिसमें कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट है, आप पीछे पढ़ चुके हो। कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट होगा, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन हाइड्रोजन है, हमने उसी कार्बन को देखना है। अगर तो कंटेंट कार्बन का ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब है जो हड्डी हमें मिली है, उस हड्डी में कार्बन के अमाउंट ज़्यादा हुई, तो हम कह सकते हैं कि वो फ्रेश है, अभी इतनी एज उसकी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ही कम है उस हड्डी में, तो इसका मतलब हड्डी बहुत पुरानी है। वुड पीस का भी सेम ऐसे ही है। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें भी हम, क्योंकि वुड है, लकड़ी है, लकड़ी के अंदर भी कार्बन कंटेंट हम चेक करते हैं क्योंकि ये लिविंग थिंग है। लेकिन लकड़ी का आपको पीस मिला है, इसके अंदर आप कार्बन के एज, इसमें आप एज चेक करोगे कितना पुराना पीस है, तो इसमें कार्बन के अमाउंट देखेंगे। अगर कम है तो वो बहुत पुरानी है, अगर ज़्यादा है तो वो बहुत उसके फ्रेश है, एज अभी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो कार्बन 14, 6 वाला जो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ करेंगे वो कार्बन डेटिंग में होगा। इसमें हम एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की एज चेक करेंगे। नेक्स्ट है टेस्टिंग मटेरियल। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं टेस्टिंग मटेरियल में। बीम है, पिलर है, कंक्रीट है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, वो चेक कर रहे हैं। अब एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह जो इतनी बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो बुर्ज खलीफा है, ठीक है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है दुनिया की, तो उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, मतलब अभी बिल्डिंग नहीं बनाई है लेकिन मज़ीद बहुत ऊपर ऊंची बिल्डिंग बनानी है, तो उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर तो रेज़ गुज़र गई उस मटेरियल से तो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, मज़ीद हम बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, ऊंची इमारत नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर उस बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को चेक करना है और अगर हम रेज़ गुजारेंगे और रेज़ नहीं गुजरती, तो इसका मतलब है वो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो बिल्डिंग में मटेरियल यूज़ होता है, सीमेंट यूज़ होता है और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो अगर तो हमने स्ट्रेंथ चेक करनी है और अगर वो रेडिएशन नहीं गुज़र पाती उस मटेरियल में से, तो हम आगे मज़ीद बिल्डिंग ऊंची बना सकते हैं। तो स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए भी एज अ टेस्टिंग मटेरियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन में फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ होते हैं, उसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। हम बिजली बना सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो एनर्जी प्रोडक्शन में भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट में फॉर एग्जांपल थायराइड जो है, गिलहड़ एक बीमारी है जिसमें जो गर्दन होती है वो बहुत मोटी हो जाती है, ठीक है, ग्वाइटर जिसको हम बोलते हैं, और कैंसरस कोई डिज़ीज़ है, कैंसर है, ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। आपने ये लिखा हुआ है रेडियोथेरेपी, ठीक है। इसी एग्जांपल रेडियोथेरेपी में हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट विद हेल्प ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू हम क्या करते हैं, उस डिज़ीज़ को ट्रीट करते हैं, तो रेडियोथेरेपी इसको बोलते हैं। ये आजकल बहुत यूज़ हो रही है। अच्छा, जो नेक्स्ट है छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। तो मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटोप से हमने एटम को आयनाइज करना है, मतलब एटम को आयन में कन्वर्ट करना है, इस चीज़ को बोलते हैं आयनाइजेशन ऑफ एटम। अब गौर करें तो आपने देखा होगा कि एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन जो इर्द गिर्द जो ऑर्बिट्स में होते हैं, जो शेल्स में होते हैं, वो घूम रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब हमने एटम को आयनाइज करना है, आयन्स में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाने हैं, तो ये आयनाइज हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम रेडियो एक्टिव यूज़ करेंगे, हम रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ करेंगे, हम रेडिएशन यूज़ करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स एटम में से निकालेंगे और उसको आयनाइज करेंगे। जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाता है, फिर वो एटम एटम नहीं रहता, वो आयन बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है सोडियम, सोडियम 11, मतलब इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे देखें इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 और ये 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर हाईली एनर्जी रेडिएशन फॉल करवाएंगे इस एटम के ऊपर। जब फॉल करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा और पॉजिटिव आयन फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव आयन फॉर्म हो जाता है। अब सोडियम 11 नहीं रहेगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद हो जाएगी 10, प्रोटॉन वही 11 होंगे, तो अब यहाँ पे Na पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा। अब वो जो एटम था वो आयनाइज हो गया है, अब वो आयन्स में कन्वर्ट हो गया, अब वो एटम नहीं रहा, ठीक है। और हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू हमने एटम को आयनाइज करवा दिया है, आयन्स में कन्वर्ट करवा दिया है। तो ये तो आज का लेक्चर था। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, फीडबैक देना ना भूलिएगा, लाजमी फीडबैक दीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।